हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज से हम यूनिट सेकेंड का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज थ्री फेज एसी सर्किट। अभी तक हमने सिंगल फेज एसी सर्किट करा था जिसमें हमने सिंगल फेज एसी सर्किट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज उस पर बेस्ड जो भी मैथमेटिकल एनालिसिस थे उस पे हमने काम करा। आज से हम थ्री फेज एसी सर्किट के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे थ्री फेज एसी सर्किट क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सिंगल फेज ऑलरेडी हमारे पास था तो थ्री फेज सर्किट की जरूरत क्या थी। तो आइए स्टूडेंट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला आज हम आउटलाइन देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है जनरेशन ऑफ थ्री फेज एसी, मींस एसी ईएमएफ कैसे जनरेट करते हैं, और सेकंड हम करेंगे एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज एसी सिस्टम। यहां से हमें ये समझ में आ जाएगा कि जब हमारे पास ऑलरेडी सिंगल फेज एसी सिस्टम था तो फिर हमने थ्री फेज एसी सिस्टम क्यों डेवलप करा, प्लस थ्री फेज में हम थ्री फेज थ्री वायर थ्री फेज फोर वायर कब यूज करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का हम डिटेल में आंसर समझेंगे। स्टूडेंट मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्री फेज सिस्टम, यानी थ्री फेज सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो आप सिंपल भाषा में सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि थ्री फेज सिस्टम कंसिस्ट थ्री इंडिपेंडेंट वाइंडिंग। जब तीन सेपरेट वाइंडिंग को किसी मशीन में किसी सिस्टम में हम यूज करते हैं और तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती है, इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड होती हैं लाइक दिस। तो इस तरह की कंडीशन, इस तरह की वाइंडिंग को हम सिस्टम को थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं फॉर बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। आप में से किसी ने पढ़ा होगा अनबैलेंस सिस्टम और बैलेंस सिस्टम, तो हम हमेशा थ्री फेज में बैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं। मींस थ्री फेज सिस्टम में वाइंडिंग्स 120 डिग्री एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड होती है, जिससे हमें यूनिफॉर्म और बैलेंस्ड आउटपुट मिलता है, जिसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी एज कंपेयर टू अनबैलेंस से हर मुकाबले बेटर है। आगे के वीडियोस में हम बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में और डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ ले कि बिजली कैसे बनती है, थ्री फेज एसी कैसे बनता है। तो हमारे पास थ्री फेज जनरेटर है, जिस जनरेटर के थ्रू हम थ्री फेज एसी जनरेट कर सकते हैं। आप सब जानते हैं हर इलेक्ट्रिकल मशीन में दो पार्ट होगा, एक स्टेटर पार्ट होगा जिसको आउटर पार्ट बोलते हैं जो बाय डिफॉल्ट स्टेशनरी होता है, और एक रोटेटिंग पार्ट होता है जिसको हम रोटर बोलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं थ्री फेज एसी जनरेटर में सिंक्रोनस जनरेटर का, जिसका डायग्राम हमने यूज किया है। आप देख सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर में रोटर पे फील्ड वाइंडिंग है स्टूडेंट, जबकि स्टेटर पे थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग है। मींस जब हम जनरेटर के रोटर को रोटेट करते हैं बाय अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी, तो उसके रोटेशन से उसकी स्टेशनरी फील्ड यानी डीसी की फील्ड रोटेट होती है, और वो रोटेटिंग फील्ड स्टेशनरी एसी के कंडक्टर को कट करती है। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ माइनस का n d∅dt इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है स्टेटर के कंडक्टर में, और इस ईएमएफ को हम बाहर ले लेते हैं इज द नेम ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल एनालिसिस है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि एसी कैसे जनरेट होता है। मैंने ब्रीफ आपको बता दिया, डिटेल में हम यूनिट थर्ड में और यूनिट फोर्थ में जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन करेंगे तो स्वाभाविक है हम बताएंगे। ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल मशीन का वीडियो इलेक्ट्रिकल मशीन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप में से कोई अभी डिटेल में जानना चाहते तो प्लीज आप इस लेक्चर के बाद आप उस वीडियो को जाके देख लें कैसे जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी थ्री फेज होगी स्टूडेंट तो तीन फेज होंगे, और तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होंगे। आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। आप देखिए फेज फर्स्ट यानी पहली वाइंडिंग जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ एट 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू 0 थी, और एट π/2 पे यानी 90 डिग्री पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। इस फेज ए से यानी फर्स्ट वाले वाइंडिंग से 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बाद फेज 2 में ईएमएफ इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हुआ। मींस फेज ए और फेज बी के बीच में इलेक्ट्रिकल 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। और सिमिलरली स्टूडेंट फेज सी में यानी थर्ड फेज में इस फेज ए के मुकाबले 240 डिग्री और फेज बी के मुकाबले मात्र 120 डिग्री डिले करने के बाद, इलेक्ट्रिकल डिले करने के बाद इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, क्योंकि जब ये रोटेशन होगा तो उसी सीक्वेंस में 120 के डिस्प्लेसमेंट के बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मींस थ्री फेज वाइंडिंग में तीनों फेज की वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट 120 और 120 डिग्री होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बैलेंस। मींस मैथमेटिकल इक्वेशन हम लिख सकते हैं फेज ए के लिए Vm sin ओमेगा t, फेज बी में फेज ए से 120 डिग्री का डिले है तो Vm sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री, जबकि फेज सी में Vm sin ओमेगा t माइनस का 240 डिग्री, क्योंकि फेज ए से 240 डिग्री का डिले है और फेज बी से 120 डिग्री का डिले है।
इस तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी प्लांट में किसी जनरेटर से हम 3 फेज का एसी जनरेट करते हैं। 3 फेज सिस्टम में मैं 3 फेज को इलेक्ट्रिकली 120 120 120 बैलेंस कंडीशन में डिस्प्लेस मानता हूं। मींस आपको फाइनल जो आउटपुट मिलता है वो फाइनल आउटपुट आपका ये है जो कि एक दूसरे से 120 120 120 डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से मिला है। अब मैथमेटिकली अगर हम तीनों फेज को रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट, तो एक फेज को हम आर यानी रेड वायर, दूसरे फेज को वाई यानी येलो वायर और तीसरे फेज को बी यानी ब्लू वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेड फेज यानी फर्स्ट फेज का इक्वेशन मैंने लिख दिया Vm sin ओमेगा टी, सेकंड फेज में EMF इंड्यूस्ड यानी वोल्टेज का इक्वेशन लिख दिया Vm sin ओमेगा टी माइनस 120, क्योंकि वो फेज ए के 120 डिग्री बाद इंड्यूस हुआ था, 120 डिग्री का डिले था। सिमिलरली फेज सी में यानी फेज थर्ड यानी ब्लू में हमने Vm sin ओमेगा टी माइनस 240 लिखा, क्योंकि यहाँ फेज ए से 240 डिग्री और फेज बी से मात्र 120 डिग्री का डिले था। हम इस इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट अगर रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं ये फेज आर का हो गया, मैंने रेफरेंस लिया यानी यहां से 0 डिग्री का मैंने लिया, तो फेज वाई इससे 120 डिग्री और फेज बी भी इससे 120 डिग्री। अगर मैं डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लूं स्टूडेंट तो ये रेड और ब्लू एक दूसरे से 120 डिग्री है। अगर मैं नॉर्मली स्टैंडर्ड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता हूं स्टूडेंट, यहां मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको समझाने के लिए लिया है, यानी रेड और येलो के बीच में 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली येलो और ब्लू के बीच में 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है, और अगर कोई रेड और ब्लू के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखता है तो वो 240 डिग्री का है। 240 डिग्री क्लॉकवाइज, जबकि एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं जाऊं तो मात्र 120 डिग्री है। तो यहाँ -240 को +120 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -240 और प्लस का 120 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी। इस तरीके से स्टूडेंट 3 फेज बैलेंस सिस्टम को हम 3 वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हम स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने स्टार में कनेक्ट करा है और तीनों फेज एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 120 120 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होंगे अगर वो बैलेंस होंगे तो। अब क्वेश्चन है फेज सीक्वेंस क्या होता है, फेज सीक्वेंस हम कैसे जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट हमेशा फेज सीक्वेंस आर वाई बी होता है, यानी पहले रेड फिर येलो फिर ब्लू, और डायरेक्शन हम स्टैंडर्ड लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। किसी ने क्लॉकवाइज ले लिया रिप्रेजेंटेशन में तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही है। मींस आर के बाद वाई, वाई के बाद बी, मींस आर से वाई के बीच में 120 डिग्री, वाई सी के बीच में 120 डिग्री और बी से आर के बीच में 120 डिग्री, तीनों मिलकर 360 डिग्री होगा, एक कंप्लीट सर्कल पूरा हो जाएगा। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की बात करेंगे तो आर वाई बी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आर बी वाई होता डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता स्टूडेंट तो इसको हम पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव फेज सीक्वेंस बोलते हैं। यानी आर वाई बी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, और अगर आर बी वाई किसी ने ले लिया तो इसको हम नेगेटिव फेज सीक्वेंस बोलेंगे, यानी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो फेज सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है तो आप स्टैंडर्ड फेज सीक्वेंस आर वाई बी, आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो, बी फॉर ब्लू, 3 डिफरेंट वायर का कलर हम इसलिए लेते हैं डिफरेंट ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कौन आर फेज है, कौन वाई फेज है, कौन बी फेज है, क्योंकि जब हम पैरेललिंग करते हैं जनरेटर का उस समय फेज सिंक्रोनाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वीडियो में स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं और वो है एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। मींस जब हमारे पास ऑलरेडी 3 फेज सिस्टम था, सिंगल फेज सिस्टम था सॉरी, तो हमने 3 फेज के लिए क्यों काम करा और 3 फेज क्यों यूज करते हैं, क्या 3 फेज सिस्टम को यूज करने से बेनिफिट है। तो आइए स्टूडेंट एक एक करके समझते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, 3 फेज सिस्टम का हमेशा बेनिफिट मिलता है ओवर सिंगल फेज। पहले बेनिफिट की बात करें तो 3 फेज सप्लाई हमेशा यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी मैंने आपको जनरेटर का एग्जांपल दिया था, जनरेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा 3 फेज का वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है, जबकि सिंगल फेज का नॉन यूनिफॉर्म यानी पल्सेटिंग होता है। और यूनिफॉर्म होने की वजह से सिंगल फेज मशीन का ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन काफी आसान होता है, सिंपलर होता है, और सबसे इंपोर्टेंट ये ऑटोमेटिकली सेल्फ स्टार्ट होता है, जबकि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, पॉलीफेज, यानी पॉलीफेज का मतलब है मोर देन 1 फेज। मैं यहाँ 3 फेज की बात करता हूं, यानी पॉलीफेज सिस्टम पावर प्रोड्यूस करता है और वो पावर हमेशा कांस्टेंट रेट से मिलता है, जिससे हमें किसी भी लोड को ऑपरेट करने में काफी आसानी होती है, जबकि सिंगल फेज में पावर कांस्टेंट और रेट से नहीं मिलता। थर्ड और इंपोर्टेंट है
थ्री फेज सिस्टम को सिंगल फेज सिस्टम से कंपेयर करें तो थ्री फेज सिस्टम में जो पावर ट्रांसमिट होता है यानी पावर कैरिंग और जनरेटिंग कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू सिंगल फेज मोटर हमेशा ज्यादा होती है, चाहे वो मोटर के रिस्पेक्ट में बोलूं या थ्री फेज वायर ट्रांसमिशन लाइन के रिस्पेक्ट में बोलूं, दोनों में थ्री फेज बेटर है एज कंपेयर टू सिंगल फेज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, सिंगल फेज के कंपेयर में थ्री फेज मोटर या मशीनों की जो एफिशिएंसी होती है, चाहे वो मोटर हो चाहे वो थ्री फेज ट्रांसमिशन नेटवर्क को, हमेशा बेटर होती है एज कंपेयर टू सिंगल फेज मशीन। यानी थ्री फेज मशीन ज्यादा एफिशिएंट है सिंगल फेज मशीन के मुकाबले। और उससे अब थ्री फेज सिस्टम में पावर ट्रांसफर कैपेसिटी की बात करेंगे, मींस ओवरऑल कॉस्ट और इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो थ्री फेज सिस्टम्स और मशीन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और साथ में ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू सिंगल फेज मशीन। अगर हम आउटपुट रेटिंग की बात करें स्टूडेंट तो थ्री फेज मशीन की पावर आउटपुट रेटिंग हमेशा सिंगल फेज मशीन के मुकाबले बेटर होती है। थ्री फेज मशीन इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू सिंगल फेज मशीन। इन लास्ट में यही समराइज करूंगा कि थ्री फेज सिस्टम थ्री फेज मशीन कांस्टेंट पावर देता है जबकि सिंगल फेज मशीन पल्सेटिंग पावर देता है, और कांस्टेंट पावर होने की वजह से, यूनिफॉर्म पावर होने की वजह से थ्री फेज मशीन में वाइब्रेशन बहुत कम होता है, लेस नॉइसी ऑपरेशन होता है, जबकि सिंगल फेज मशीन में नॉइस और वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं। मींस ओवरऑल थ्री फेज मशीन हर मुकाबले में सिंगल फेज मशीन से बेटर है, इसलिए हम थ्री फेज मशीन को प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू सिंगल फेज मशीन। यस, अगर लो पावर रेटिंग मशीन है तो हम सिंगल फेज यूज करेंगे, लेकिन अगर हाई पावर रेटिंग मशीन है तो डेफिनेटली थ्री फेज हमारे लिए मोर इकोनॉमिकल है। अब क्वेश्चन यही आता है स्टूडेंट कि थ्री फेज ही क्यों, सिंगल फेज में के बाद टू फेज क्यों नहीं होता, थ्री फेज फोर फेज क्यों नहीं होता, हम सिंगल फेज के बाद थ्री फेज क्यों लेते हैं? तो स्टूडेंट, जब पावर ट्रांसफर कैपेसिटी एज वेल एज यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमें थ्री फेज में सबसे बेटर मिलता है एज कंपेयर टू सिंगल फेज और एज कंपेयर टू किसी अदर फेज। हमारा ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करूं तो हमारा थ्री फेज सिस्टम ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू टू फेज, फोर फेज और फाइव फेज। इसलिए हम थ्री फेज सिंगल फेज के बाद थ्री फेज नेटवर्क को यूज करते हैं। और थ्री फेज में दो कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट, थ्री फेज थ्री वायर और थ्री फेज फोर वायर, यानी स्टार एज वेल एज डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। आगे के वीडियोस में हम स्टार और डेल्टा के बारे में समझेंगे, हम ये भी समझेंगे स्टार और डेल्टा के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। कोई आपका सजेशन है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें।